नमस्कार, मैं भूमिका मिलन एक्सप्रेस टीवी में आपका स्वागत करती हूं। यह तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं करनाल के सेक्टर 12 से। करनाल में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जी पहुंचे हैं, जिसमें उन्होंने बैठक का आयोजन किया है। बैठक में विकासकारी और कल्याणकारी योजना के बारे में चर्चा की। नमस्कार, मैं शीतल मिलन एक्सप्रेस टीवी के माध्यम से आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसे आप तस्वीरें देख रहे हैं, आज हम करनाल के 12 सेक्टर में पहुंचे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं महक मिलन एक्सप्रेस टीवी में आपका स्वागत करती हूँ। जहाँ पर आप देख सकते हैं केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर इस समय पहुँचे हैं करनाल के जिला सचिवालय में पहुँचे हैं। देख सकते हैं जो विधानसभा स्पीकर इस समय पहुँच चुके हैं और हरविंदर कल्याण आप तस्वीरों में देख सकते हैं। तमाम विधायक देख सकते हैं कि जो आसन से विधायक योगेंद्र राणा, नीलोखेड़ी से विधायक भगवान दास कबीरपंथी और करनाल विधानसभा से विधायक जगमोहन आनंद आपको तस्वीरों में जरूर दिखाई देंगे। तस्वीरें लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ITV 24 के माध्यम से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं किस तरह से जो ऊर्जा करनाल जिले के विधायक विधानसभा स्पीकर राणा भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। हरियाणा की पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर करनाल सांसद नजर आ रहे हैं। उनके साथ करनाल उपायुक्त यहाँ पर नजर आ रहे हैं। लोग स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख पा रहे हैं एक किया जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा ये खबर ये जानकारी जो है तमाम पदाधिकारी तस्वीरों में दिखाई देंगे। और करनाल विधानसभा में चीफ व्हिप माननीय श्री राम कुमार कश्यप जी, नीलोखेड़ी के बहुत ही लोकप्रिय विधायक माननीय श्री भगवान दास कबीरपंथी जी, करनाल के बहुत ही लोकप्रिय विधायक परम आदरणीय श्री जगमोहन आनंद जी, असम के बहुत ही लोकप्रिय विधानसभा में चीफ व्हिप माननीय श्री राम कुमार कश्यप जी, नीलोखेड़ी के बहुत ही लोकप्रिय विधायक माननीय श्री भगवान दास कबीरपंथी जी, करनाल के बहुत ही लोकप्रिय विधायक परम आदरणीय श्री जगमोहन आनंद जी, असम के बहुत ही लोकप्रिय कल्याण जी, माननीय चीफ विधायक केंद्रीय श्री राम कुमार कश्यप जी, माननीय विधायक नीलोखेड़ी श्री कबीरपंथी जी, कल्याण जी, माननीय चीफ विधायक केंद्रीय श्री राम कुमार कश्यप जी, माननीय विधायक नीलोखेड़ी श्री कबीरपंथी जी। अधिकारियों के साथ विशेष मीटिंग का आयोजन किया गया। हाँ जी सर, अधिकारियों के साथ लंबी समय तक मीटिंग चली लंबी। मित्रों, जैसा हमको मालूम है कि दिशा की मीटिंग हर 3 महीने में हर जिले में होती है और मेंबर पार्लियामेंट के नाते जो भी MP जहाँ का होता है उस पर चर्चा करनी होती है। तो दोनों जिलों की आज पानीपत की और करनाल की दोनों मीटिंग्स हुई हैं। इस मीटिंग में हमारे जितने विधायक होते हैं अपने ज़िले के, जिसमें हमारे स्पीकर साहब भी हैं और सारे हमारे विधायक भी उपस्थित रहे। आज लगभग 3 घंटे मीटिंग चली है। 50 के आसपास मुद्दे थे। हर एक मुद्दे पर विस्तार से बात होती है। सब विभागों के अधिकारी होते हैं। केंद्र की जो स्कीमें हैं सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स
और ऐसे ही स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स का जो अंशदान भी उसमें होता है, तो इन सब के ऊपर चर्चा होती है ताकि उसका जो पैसे का उपयोग ठीक हो जाए, उसका जो आउटपुट है, लोगों को जो लाभ है वो पूरा मिले। एक पिछले क्वार्टर की चर्चाएँ होती हैं, अगला जो क्वार्टर आता है उस क्वार्टर में और कितना हम आगे बढ़ सकते हैं उस पर चर्चा होती है ताकि स्कीम को हम कैसे पूरा करें। आवश्यकता पड़ने पर और डिमांड भी की जा सकती है, किसी भी मद के नीचे बजट की कमी है तो पूरा कर सकते हैं, ले सकते हैं, और जो टारगेट पहले होता है उसको पूरा करने के लिए काम किया जाता है। आज की बैठक में 4-5 बिंदु विशेष है जो आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा। उसके अंदर MP लैंड जो स्वयं मेंबर पार्लियामेंट के नाते से मुझे ही खर्च करना होता है, तो उसके अंदर आज सभी 5 विधानसभाओं में 1-1 करोड़ रुपए का सैंक्शन जो है MP लैंड में किया है। सारे हमारे विधायक वो सब इसका उपयोग करेंगे। इसी प्रकार से स्वच्छ भारत मिशन शहरी का तो एक कंपटीशन ऑल इंडिया लेवल पर होता है, लगभग 4,500 शहर से भाग लेते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र का कोई कंपटीशन राष्ट्रीय स्तर पर नहीं होता। तो ये तय किया गया है करनाल में भी और उससे पहले पानीपत में भी कि जिले के सब गाँव का, सब पंचायतों का एक कंपटीशन कराएंगे ताकि अगले साल भर में जो भी स्वच्छता के पैरामीटर्स हैं, जो KPI हैं, उसके आधार पर और प्रतियोगिता हो, जिसमें एक बोर्ड लगे, प्रतियोगिता हो, गाँव की सफाई अच्छी हो। इसी प्रकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण ऐसा एक विषय है जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री जी ने स्वयं 2015 पानीपत से शुरू किया था। उसके रिजल्ट सारे देश भर में भी अच्छे रहे, यहाँ भी रिजल्ट अच्छे हैं। आज मुझे बताया गया कि करनाल की जो जेंडर रेशियो है वो 971 है, जो अपने आप में बहुत ही एक अच्छे उस लेवल पर है। तो भी इसको मेंटेन रखने के लिए और जितने भी PNDT एक्ट के अंतर्गत जो भी एक्ट की इस्तेमाल किया जाए, सख्ती की जाए, कहीं भी इस प्रकार के जो अल्ट्रासाउंड करा करके इस प्रकार के सेक्स डिटर्मिनेशन के जो काम होते हैं उसके ऊपर रोक लगाई जाए, चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट है, चाहे हमारा महिला बाल विकास विभाग है, इन सबको कहा गया कि इसके ऊपर भी पूरा ध्यान रखेंगे। नीलोखेड़ी का एक गांव है वीर बड़ावला, तो उसकी जो मलकियत है उस मलकियत जो है वो स्टेट की है, लेकिन वहाँ लोग बसते हैं, उनकी प्रॉपर्टी ID भी बन चुकी है। आज ये निर्देश दिया कि वो भले स्टेट की है लेकिन लोग कब्जे में हैं। जैसे हमने बाकी योजनाएं बनाई है स्वामित्व की, तो उसी के अंतर्गत बहुत सारे प्लॉट स्टेट को एक निवेदन किया जाए, प्रदेश को लिखा जाए कि उनके नाम वो कलेक्टर उनके नाम कर दिए जाए। तो इस प्रकार कुल जो विषय है वो सब आपके सामने हैं। परिवार पहचान पत्र ये भी अपने आप में एक बड़ा कार्यक्रम है जो इस प्रदेश का एक सफल कार्यक्रम चल रहा है। इसमें आज हमने उनको कहा कि जो 1 लाख रुपए से कम जिन परिवारों की आमदन है, ऐसे परिवारों की आय बढ़ाकर इनकम 180 तक कैसे लेकर के जाएँ। तो रोज़गार की जितने भी योजनाएं हैं उनको सबसे पहले प्राथमिकता में इन परिवारों को दिया जाए, सेल्फ हेल्प ग्रुप में बनाए जाएँ, यहाँ के युवकों को ट्रेन किया जाए, स्किल्ड करके और उनको रोज़गार दिलाने का काम किया जाए ताकि इन परिवारों की आमदन बढ़ सके। तो इस प्रकार से प्रमुख मुद्दे ये थे, बाकी विकास के बहुत से मुद्दे यहाँ विशेष। CET का पेपर है, कल से शुरुआत है पेपर है, क्या कहना चाहेंगे सभी अभ्यर्थियों को? CET का पेपर देने के लिए लाखों की संख्या में कल ऐसे जो रोज़गार प्राप्त करने वाले लोग हैं, सरकारी नौकरी जाने वाले लोग हैं, उनका कल और परसों 2 दिन परीक्षा सारे हरियाणा भर में है और इसकी पूरी व्यवस्थाएं जहाँ तक मुझे जानकारी है हरियाणा सरकार ने कर दी हैं, विशेष तौर पर ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था। और इस व्यवस्थाओं के आधार पर हमारा जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हरियाणा का है उन्होंने भी सारी व्यवस्थाएं सब बनाई हैं और मुझे लगता है कि बहुत निर्विघ्न ये जो परीक्षा है 2 दिन की हो जाएगी। और जो ऐसे हज़ारों की संख्या में रोज़गार जो अपेक्षा है युवकों की, तो अगले दूसरा जो टेस्ट होगा CET का ग्रुप C का, उस टेस्ट के बाद किसी को नौकरी मिलेंगी। मेरी ऐसे सब नौजवानों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। करनाल से यमुनानगर रेलवे का प्रोजेक्ट है, वो कितना वहाँ तक पहुँचेगा? अभी रेलवे मंत्री जी को मैंने इस बार भी कहा है कि उसके ऊपर DPR बनाएं। अभी DPR बनने में कुछ उनकी दिक्कत उन्होंने बताई है, लेकिन मुझे लगता है कि अगला जो प्रोजेक्ट हमारा इस इलाके का वो यही बनने वाला है। इसके अलावा हमारी कोई डिमांड नहीं है। तो करनाल से पानीपत, हाँ, इससे पहले दिल्ली से करनाल तक RRTS जी वो इससे पहले बनेगी। उसका जो कि सीधा मेरे विभाग के पास ही काम है, तो उसका DPR उसकी सारी संरचना वो बनने जा रही है, तो बहुत जल्दी RRTS बनेगी। सर कांग्रेस प्रेसिडेंट है जो उन्होंने कहीं ना कहीं मोदी जी के ऊपर टिप्पणी की, RSS पे टिप्पणी की, उसको कैसे देखते हैं सर? कांग्रेस प्रेसिडेंट खड़गे जी ने
देखिए, जिन लोगों को इस देश की, समाज की, संस्थाओं की और विचारधारा की जिनको कोई ज्ञान नहीं होता है, वो ऐसे उल जलूल सब प्रश्न करते हैं। और ऐसी संस्थाएं जो देशभक्ति से ओतप्रोत हैं, जो देश को एक ठीक दिशा में आगे लेकर के जा रहे हैं, और हमारे कितने ही लोग उस विचारधारा से प्रभावित होकर के एक अच्छा शासन भी दे रहे हैं, और उसके नाते से उनको टिप्पणी करना मैं समझता हूँ शोभा देता नहीं है। उनको संभल के बोलना चाहिए, जमीन पर खड़े रह करके बोलना चाहिए, हवा में नहीं उड़ना चाहिए। गोपाल कांडा कह रहे हैं कि अगर शिक्षा नीति लागू आपके समय में की गई थी, पर अभी भी काफ़ी % सीटें जो है अभी खाली देखी जा रही है। देखिए, नई शिक्षा नीति का और सीटों के खाली रहने का कोई संबंध नहीं है। शिक्षा नीति में ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो इस देश के अनुकूल, शिक्षा हो, स्वभाषा के साथ प्रेम हो, रोजगार ओरिएंटेड शिक्षा हो, और शिक्षा का विस्तार केवल रट्टाफिकेशन ना हो बल्कि संस्कारित और चरित्रवान बनाने के लिए भी ऐसे प्रावधान किए गए हैं। तो इस प्रकार से शिक्षा का एक मूलचूल परिवर्तन नई शिक्षा नीति में है। अब जहाँ कहीं आवश्यकता जिस चीज़ की होगी उसी आवश्यकता के हिसाब से बच्चे पढ़ाई में बल्कि बीच के कोर्स चलते हुए भी अगर वो ट्रांसफ़र करना चाहे, अपना पाठ्यक्रम बदलना चाहे तो बदल सकते हैं। तो ऐसे उसका व्याप जो है वो बनाया गया है। लेकिन बच्चे कितने कहाँ पढ़ते हैं और कहाँ जिसकी आवश्यकता है वो समय की आवश्यकता के हिसाब से पूरा होता है। कलेक्टर रेट जो बढ़ाए जा रहे हैं रेट वापस लिया जा रहे हैं, वही रहेंगे। देखिए, जहाँ तक क्योंकि मैं भी 10 साल तक प्रदेश के अंदर एक मुख्य दायित्व मेरे पास जो रहा है, कलेक्ट्रेट बढ़ाए जा रहे हैं तो वो रेट नहीं बढ़ते हैं। ये जो रेट होते हैं उस रेट को मान्यता सरकार दे, क्योंकि आज भी जो ज़मीनों के सौदे होते हैं, जो ज़मीनें बिकती हैं वो ज़्यादा रेट पर बिकती हैं। जो मार्केट का रेट है कलेक्ट्रेट उससे कम ही रखा जाता है। कहीं भी मार्केट रेट से ऊपर कलेक्ट्रेट कभी नहीं होता, और बल्कि लोगों की इसमें कठिनाइयाँ दूर होंगी। अभी तो लोगों को ज़मीन खरीदने के लिए, मकान खरीदने के लिए 2 प्रकार से सिस्टम बनाना पड़ता है। कुछ वो बैंक के माध्यम से करते हैं, कुछ कैश लेकर के दौड़े फिरते हैं। इससे उस समस्या का हल निकलेगा ताकि उनको कैश का इधर से उधर न करना पड़े। जितने की चीज़ खरीदते हैं उतने का उसको रजिस्ट्री करा दी जाए। कलेक्ट्रेट ऐसा चीज़ नहीं है कि वो कुछ ज़मीनों के भाव से जुड़ा हुआ है, वो तो रजिस्ट्रेशन का जो स्टाम्प ड्यूटी के साथ जुड़ा विषय है, ताकि उतने की रजिस्ट्रेशन हो सके। और इससे जनता को भी फायदा होगा, सरकारों को भी फायदा होगा, और एक ट्रांसपेरेंसी आएगी। कोई रेट नहीं बढ़ाए गए हैं, केवल उस रेट को जो इस समय मार्केट में रेट है उसको मान्यता देने की ओर आगे बढ़ना है। सर, आपके कार्यकाल